हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक्सरसाइज 3.5 के अंदर हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए एक नेक्स्ट मेथड दिया गया है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड थे, इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी एक मेथड है इक्वेशंस को सोल्व करना। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे लगता है किसी क्वेश्चन के अंदर सोल्व करने के लिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर पेज नंबर 57 पर आपको ये दो इक्वेशन दी हुई है। इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे किसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। यहाँ पे बोला गया है, ये जो प्रॉब्लम बनाई गई है किस the cost of 5 oranges and 3 apples is ₹35 and the cost of 2 oranges and 4 apples is ₹28. Let us find the cost of an orange and an apple. तो यहाँ पे जो 5 oranges and 3 apples का जो टोटल अमाउंट है वो ₹35 दिया हुआ है, एंड 2 oranges and 4 apples का जो कॉस्ट है वो ₹28 दिया हुआ है। तो आपको एक ऑरेंज और एक एप्पल का कॉस्ट निकालना है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं हम, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी सीखते हैं। तो मेरे पास बच्चों ये इक्वेशंस दी हुई है। इन इक्वेशंस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए, रीराइटिंग अबोव इक्वेशंस। यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है, आपको ना इक्वेशंस की जितनी भी टर्म होती है ना, उन्हें आपको लेफ्ट हैंड साइड में लाना होता है। यहाँ पर क्या है, 5x + 3y = 35। 35 को आप लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। 5x प्लस में 3y माइनस में 35 = 0। ठीक है। इसी तरीके से आपने क्या करना है, 2x प्लस में 4y माइनस में 28 = 0। ठीक है। थोड़ा सा आपने यहाँ पे क्या किया है, टर्म्स को रीअरेंज किया है। रीअरेंज, रीराइटिंग अबोव इक्वेशंस आप ये भी लिख सकते हैं, आफ्टर रीअरेंजिंग द टर्म। थोड़ा सा अच्छा लगे लिखने में, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, टीचर अपने आप समझ जाएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, सारी टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और इक्वेशंस को लिख देंगे। 1 2 3 4 का फंडा लगाना है। आपने क्या करना है, 1 2 3 4 का फंडा लगाना है। जो y वाले कोफिशिएंट्स हैं, जैसे ये है, यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर 2 लिखेंगे, इधर आप 3 लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आपने जहाँ पर 1 लिखा है उनके नीचे कौन कौन से कोफिशिएंट्स आ रहे हैं y के, वो देखिए 3 4 आ रहा है। अगर ये -3 -4 होता तो आप -3 और -4 ही लिखते। अब ये सिर्फ 3 और 4 है, तो आप 3 और 4 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे -35, यहाँ पे -28 है, तो यहाँ पे लिखा -35, यहाँ पर आपने लिखा -28। ठीक है। अब 3 पे क्या है, 1 के लिख दिया आपने। 1 के नीचे जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, 2 के नीचे बेटा कांस्टेंट टर्म आ रहे हैं, तो आपने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिखा -35 -28। 3 के नीचे x के कोफिशिएंट आ रहे हैं, तो आपने वो लिखे 5 4 2, और 4 के नीचे y के कोफिशिएंट आ रहे हैं, तो ये आपने यहाँ पे दोबारा लिखे। ये मत सोचना ये दोबारा दोबारा आ रहा है, आपको 2 बार ही लिखना होता है। यहाँ पे आप x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे, और ऐसे लाइन लगा देंगे, और अब आप सोल्व करेंगे। अब आपने क्या करना है, x के नीचे क्या लिखना है, आपको 3 को -28 से मल्टीप्लाई करना है। 3 को आपने -28 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का साइन, 4 इंटू में -35 करना है। y के नीचे क्या आएगा, -35 इंटू में 2 माइनस -28 इंटू में 5, और 1 के नीचे क्या आएगा, 5 इंटू में 4 -2 इंटू में 3। अब इन्हें सोल्व करेंगे आप। x के नीचे जो वैल्यूज़ आएंगी वो देखेंगे क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है। x के नीचे क्या आएगा यहाँ पे,
3 को -28 से मल्टीप्लाई कर ले कहीं पर रफली, -28 को क्या 3 से मल्टीप्लाई, 3 8 जा 24, 2 3 2 जा 6 और 2 8 और माइनस है तो -84, यहाँ आया -84, माइनस माइनस प्लस 4 5 20 का 0 2 4 3 जा 12 12 और 2 14, y के नीचे -35 इंटू में 2 माइनस का 70 माइनस माइनस प्लस 5 8 जा 40 40 का 0 4 कैरी जाएगा 5 2 जा 10 और 4 14, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब 1 के नीचे क्या आएगा, 5 4 जा 20 2 3 जा 6, यहाँ पर x के नीचे 140 में से 84 गया तो क्या आएगा, ठीक है, 140 में से 84 को माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया 6 और 9 यहाँ पे 3 बचेगा, फिर 13 में से 8 गया 5, तो यहाँ पर आ गया आपका 56। 140 में से 70 गया तो आपके पास कितना आ गया यहाँ पर 70 और 20 में से 6 गया तो कितना आया 40। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको 3 टर्म दिख रही है और तीनों आपस में इक्वल है, तो आपने इसको 1/14 के इक्वल रखना है और y/70 को भी 1/14 के इक्वल रखना है। नाउ x/56 इज इक्वल टू 1/14 और कोमा लगा के लिख दे या एंड लगा के लिख दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। y/70 इज इक्वल टू 1/14, x की वैल्यू क्या आएगी 56 इधर आ जाएगा 56/14 और इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है, 7 2 जा 14 7 8 जा 56 2 1 जा 2 2 4 जा 4 आ गया यहाँ पे, और y का वैल्यू 70 ऊपर जाएगा ना, तो 70/14 तो कितना आ जाएगा ये कैंसिल करके, 7 2 जा 14 7 1 जा 7 0 2 1 जा 2 2 5 जा 10 5 आ गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया आपके पास। तो प्रॉब्लम किस चीज़ के लिए था, ये ऑरेंज का कॉस्ट और एप्पल निकालने का कॉस्ट था, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से लिख देंगे। फाइनली वी गेट x इज इक्वल टू 4 रुपीज़ एंड y इज इक्वल टू 5 रुपीज़। तो x किसका कॉस्ट है आपके पास, ऑरेंज का, हैंस cost of an orange is equal to ₹4 and cost of an apple ₹5। तो बच्चों ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपने एक प्रॉब्लम सोल्व किया है और ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ पे कंप्लीट होता है, मतलब मैंने आपको मेथड सिखा दिया है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं एग्ज़ाम्पल्स की तरफ, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें रिवाइज़ करा देता हूँ। मैंने आपको बच्चों सिखाया था कि अगर आपके पास दो इक्वेशंस है जनरल फॉर्म में a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, केस फर्स्ट मैंने आपको बताया था। यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपके पास आना चाहिए क्या, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। ये किसी किसी क्वेश्चंस में यूज़ होगा, आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा अगर इन इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालिए। अब दूसरा यूनिक सॉल्यूशन के बाद नो सॉल्यूशन का फंडा कब आता था कि भाई कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के बट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। केस थर्ड में बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है,
और आप ये भी कह सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी, दोनों ही बातें करेक्ट है। तरीके के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बोलते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो इसका कंडीशन क्या होता था, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये आपको लर्न होना चाहिए। ये इंटरसेक्टिंग वाला केस था, केस नंबर 1, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट पर। और नो सॉल्यूशन, जब लाइन पैरेलल होती हैं, कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जब दोनों लाइन का एक ही ग्राफ मिलता है आपको, एक लाइन दूसरे के ऊपर लाई कर जाता है। ये हमारा केस नंबर 3 था। अब आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 14 को रीड करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 बच्चों आपका है पेज नंबर 60 पर। पेज नंबर 60 पर एग्जाम्पल नंबर 14। फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बेंगलुरु, आपका यहाँ पे फेयर का प्रॉब्लम है। ठीक है, एक बेंगलोर का बस स्टैंड है आपके पास, एंड अगर आप 2 टिकट्स खरीदते हैं मल्लेश्वरम के लिए एंड 3 टिकट्स खरीदते हैं यशवंतपुर के लिए, तो उनका टोटल कॉस्ट ₹46 है। लेकिन अगर आप 3 टिकट्स मल्लेश्वरम के लिए खरीदे और 5 टिकट यशवंतपुर के लिए, तो टोटल कॉस्ट 74 है। आपको फेयर्स निकालने हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली बस स्टैंड से आपको मल्लेश्वरम का फेयर निकालना है और बस स्टैंड से आपको यशवंतपुर का फेयर निकालना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस प्रॉब्लम को। एग्जाम्पल नंबर 14 है ये। देखिए, सबसे पहले तो आपको इक्वेशन बनाना है, तो आप ना लेट कर लेंगे। लेट ₹X is the fare from bus stand to Malleshwaram, and ₹Y is the fare from bus stand to यशवंतपुर। ठीक है, अच्छा बच्चों, एक जो मैंने आपको लास्ट प्रॉब्लम कराया था ना, उसमें एक यहाँ पे केस नंबर 3 में सॉल्यूशन का स्पेलिंग में ओ रह गया था, उसे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से हम ये आपने लेट कर लिया। ₹X है आपका फेयर बस स्टैंड से मल्लेश्वरम के लिए, और ₹Y है आपका फेयर बस स्टैंड से मल्लेश्वरम के लिए। अब क्या कहा गया आपको, अगर आप मल्लेश्वरम के लिए 2 टिकट खरीदे और यशवंतपुर के लिए 3 टिकट्स, तो टोटल कॉस्ट 46 है। तो मल्लेश्वरम के लिए 2 टिकट, एक टिकट का कॉस्ट है ₹X, तो 2 टिकट के लिए कितना हो जाएगा 2x। और 3 टिकट्स यशवंतपुर के लिए, तो एक टिकट का कॉस्ट तो ₹5 है, तो 3 टिकट्स का कितना हो जाएगा 3y। टोटल कॉस्ट हो गया बच्चों 46। ठीक है, इसके बाद दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन में बोला गया इफ़ यू बाई 3 टिकट्स टू मल्लेश्वरम, तो 3 टिकट्स का कॉस्ट कितना हो गया 3x, और 5 टिकट यशवंतपुर के लिए, तो यशवंतपुर के लिए एक टिकट का कॉस्ट तो ₹Y है, तो 5 टिकट्स का कितना हो गया 5y। तो टोटल कॉस्ट आपको दे रखा है 74। ये 2 इक्वेशन बन गए आपके पास, तो इनको थोड़ा सा रीअरेंज करके टर्म्स को लिख रहे हैं। इसका मतलब है बच्चों, जो अगली इक्वेशंस मैं लिखने जा रहा हूँ वो इनकी इक्विवेलेंट ही है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे 2x है, प्लस में 3y, माइनस में 46 इक्वल टू 0। 46 को इधर ले आए। अगली इक्वेशन 3x प्लस में 5y, 74 को आप इधर ले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 2 3 4 लगाना है। 1 2 3 और 4 इसके ऊपर ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा। 1 के नीचे आ रहा है आपके पास 3y, ठीक है, और 2 के नीचे है -46 -74 एंड 3 के नीचे है 2 3 और 4 के नीचे अगेन 3 5। ठीक है, ये लिखा मैंने, आपको एक बार इधर भी लिख के दिखा देता हूँ। देखिए 1 के नीचे क्या है, 3 और 5, 1 2 3 4, ठीक है, 3 5। 2 के नीचे क्या है, -46 -74 और 3 के नीचे 2 और 3 और 4 के नीचे 3 और 5। ठीक, यहाँ लगाएंगे x, यहाँ लगाएंगे y और यहाँ लगाएंगे 1। ये यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे x के नीचे 3 को -74 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को -46 से करेंगे तो अगले स्टेप में। अभी तो एक एक स्टेप में दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। -46 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -74 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 1 के नीचे क्या आएगा, 2 इंटू में 5 -3 इंटू में 3। अब कैलकुलेशन ही है सारी। अब जब 3 को -74 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -222 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 230। y के नीचे क्या आएगा, जब -46 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 138 और इधर माइनस माइनस प्लस 74 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14 और 1 के नीचे 2 5 जा 10 और 3 3 जा 9। ठीक है, इसके बाद आपको और कैलकुलेशन करना है। अब तो बस आपका सब्ट्रैक्शन एडिशन ही बचा है, जो भी है यहाँ पे देखिए। x के नीचे 213 से 222 जाता है तो सब्ट्रैक्ट होता है तो क्या बचता है 8। 148 में से 130 माइनस होता है तो 10 और 10 में से 9 गया तो 1 आता है। इसके बाद x/8 को इसके इक्वल रखेंगे 1/1 के, y/10 को भी 1/1 के इक्वल रखेंगे। x/8 इज इक्वल टू 1/1 और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 इंटू में 1, ऊपर ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 8 ही आ गया। और y/10 को 1/1 के इक्वल रखते हैं तो y की वैल्यू 10 बन जा, 10/1 10 आ गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। और कई कई बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं 10 इंटू में 1/1, है ना, देखिए 10 ऊपर आया, 10/1 10 ही हो जाएगा। और ऐसे भी कह सकते हैं 10 इंटू में 1/1 10। तो ये आपका x का वैल्यू आ गया और y का वैल्यू आ गया, तो फाइनल आंसर। ठीक है ना, देखिए लास्ट स्टेप में मैंने कुछ नहीं किया, x/8 को 1/1 के इक्वल रखा है और y/10 को किसके इक्वल रखा है, 1/1 के। तो यहाँ पे जो x/8 है, 8 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ से 8 आ गया, 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये y का वैल्यू 10 आ गया। ठीक है, अब x आपका क्या था, फेयर था, है ना, और y भी फेयर ही था जो आपने लेट किया था। तो हेंस ₹8 इज द फेयर फ्रॉम बस स्टैंड टू मल्लेश्वरम एंड y की वैल्यू क्या है, 10, ₹10 इज द फेयर
from bus stand to from bus stand to यशवंतपुर। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 14 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 15। देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। दो इक्वेशन जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, p के किस वैल्यू के लिए इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा वो वैल्यू बताइए। तो अब चलिए करते हैं। अब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आपको मैं बता ही चुका था, अभी मैंने समरी भी कराया था आपको। देखिए, सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ जो जनरल फॉर्म होता है ना, ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0। सारी टर्म लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लेते। अगर मान लीजिए 8 इधर होता है या 2 इधर होता तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में लाते, फिर जनरल फॉर्म से कंपेयर करते। इसके बाद अब आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, इधर पहली इक्वेशंस के में जो x के साथ है वो a1 होगा, y के साथ है वो b1 होगा, और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये c1 होगा। इधर x के साथ जो है वो a2 होगा, जो y के साथ है वो b2 होगा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c2 होगा। नाउ वी गेट, कंपेयर करके जो आपको मिलता है, a1 का वैल्यू आता है 4 और b1 का वैल्यू p और c1 का वैल्यू 8 एंड a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 2 और c2 का वैल्यू 2। ठीक है। फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है? फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। प्यारे बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है वो क्या है? a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर पुट करिए इसमें 4, a2 की वैल्यू 2 इक्वल नहीं होगा b1 by b2 के, p/2 के, p/2 के इक्वल नहीं होगा। अब इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए, क्योंकि आपको हमेशा जैसे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालने की आदत है वो लेफ्ट हैंड साइड में ही आदत होती है, तो इसलिए मैंने इसको इधर रखा और इसको इधर रखा। ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल, तो p की वैल्यू निकल के आती है कि p इज़ नॉट इक्वल टू 4। देखिए, मैंने 2 को इधर दोनों साइड डिनोमिनेटर से कैंसिल किया। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, p/2 इज़ नॉट इक्वल टू 4/2, p इज़ नॉट इक्वल टू 2 इधर आ जाता ऊपर और फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाता, तब भी p की वैल्यू क्या थी? नॉट इक्वल टू 4, है ना। p की इक्वल वाली वैल्यू नहीं है, ये नॉट इक्वल के लिए बता रहा है, क्योंकि जो हमारी यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है वो नॉट इक्वल के लिए होती है। अब ये जो p की वैल्यू नॉट इक्वल टू 4 है, ये आपको क्या कह रहा है कि आपके ना p की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन p की वैल्यू 4 नहीं होगी। अगर p की वैल्यू 4 हो गई ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये पैरेलल में चला जाएगा। तो मतलब मेन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और इस कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग आपका क्या निकल के आता है? p इज़ नॉट इक्वल टू 4। इट मीन्स आपके पास क्या आया? आप क्या कहेंगे? देयरफॉर फॉर ऑल, ये सिंबल होता है फॉर ऑल का, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p, सिर्फ 4 को छोड़ के, एक्सेप्ट p, एक्सेप्ट 4, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, हैज यूनिक सॉल्यूशन।
ये कह रहा है बच्चों अगर आप 4 रख देंगे ना p की वैल्यू, तो 4 के लिए ना यूनिक सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा, लेकिन 4 के अलावा कोई भी नंबर हो तो उसके लिए आपका हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज 3.5 का ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 16। इसमें क्या बोला गया बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के की किस वैल्यूज़ के लिए विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जो ये दो आपको इक्वेशन दिया हुआ है के की किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, तो ये भी कुछ इसी तरीके से होगा, लेकिन आपको इनफाइनाइटली मैनी की कंडीशन पता होनी चाहिए। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आपको पता है कब होते हैं, जब लाइन्स एक दूसरे के ऊपर लाई करती है, कोइंसिडेंट होते हैं। कोइंसिडेंट कहने का मतलब लाइन्स एक दूसरे के ऊपर लाई करती है और उसकी कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले कंपेयर गिवन इक्वेशंस विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से जो x के साथ होंगे वो a1 a2, जो y के साथ होंगे वो b1 b2 और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो c1 c2, और सारी टर्म पहले ही आपका लेफ्ट हैंड साइड में है। तो a1 का वैल्यू आ गया k, इधर y के साथ है ये किसका वैल्यू हो गया b1 का, और इधर ये है जो कांस्टेंट टर्म ये c1 का। ठीक है, a2 का वैल्यू 12, b2 का वैल्यू k और c2 का वैल्यू माइनस का k। अब आपको a1/a2 फाइंड करना है। a1/a2 k अपॉन में 12, b1/b2 3 अपॉन में k और c1/c2 माइनस k माइनस में 3 अपॉन में माइनस k। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो c1/c2 की वैल्यू क्या निकल गई k माइनस 3 अपॉन में k। अब आपने कंडीशन लिखनी है फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस क्या कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पे आ जाएगा k अपॉन में 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन में k और इधर k माइनस 3 अपॉन में k। ठीक है, अब यहाँ से आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 टर्म है आपके पास। अगर मैं इन दोनों को इक्वल रखता हूँ तो कुछ वैल्यू निकल के आएगी, और इन दोनों को इक्वल रखता हूँ तो कुछ वैल्यू निकल के आएगी, लेकिन जो दोनों से सेम वैल्यू निकल के आएगी वो आंसर। ज़रूरी नहीं है कि आप इन दोनों को या इन दोनों को लें, आप इन दोनों को ले सकते हैं फिर इन दोनों को ले सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। मतलब आपको दो दो करके तीनों को इन्वॉल्व कराना है। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने k/12 को 3/k के इक्वल रखा। ठीक है, तो k इंटू में k क्या हो जाएगा k स्क्वायर, 12 इंटू में 3 कितना आ गया 36। अब k स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे देखिए 36 हो जाएगा। अब स्क्वायर हटा के क्या करेंगे, सेम मिस्टेक हो रहे हैं, तो k का वैल्यू क्या निकला प्लस माइनस 6। एक बार इसे दोबारा करता हूँ इसे आगे ताकि अच्छे से समझ आए आपको। हमारे पास क्या क्या निकल के आया ये k/12 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन में k। इन दोनों को इक्वल रखा और इधर इन दोनों को ही रख लेते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इन दोनों को भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसे करिए।
अब k इंटू में k स्क्वायर, 12 इंटू में 3 कितना हो गया 36। k का वैल्यू प्लस माइनस लगता है जब स्क्वायर से आप अंडर रूट में लगाते हैं, और 36 बाहर आके आपको पता है क्या बनेगा 6। इधर से k इंटू में k स्क्वायर, अब 12 इधर मल्टीप्लाई हुआ, k स्क्वायर 12 इंटू में k 12 इंटू -3 माइनस का 36। अब आप दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, माइनस का 12k प्लस का 36 इज इक्वल टू 0। अब k स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, 1 इंटू में 36। आपको दो ऐसे नंबर निकालने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके प्लस का 36 आए और ऐड करके -12 आए। वो नंबर दो होंगे -6 और -6। -6 और -6 -12 होता है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है प्लस का 36। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर करने हैं इसके। अब यहाँ से आप k को बाहर लेंगे तो k -6, यहाँ से -6 को बाहर लेंगे तो k -6 आएगा। ठीक है, k -6 को दोनों से बाहर लेंगे तो इधर से k बचेगा, इधर से -6 बचेगा। तो k -6 को 0 के इक्वल रखा और k -6 इज इक्वल टू 0। k का वैल्यू 6 और k का वैल्यू 6, दोनों से k का वैल्यू क्या निकला है 6 निकला है। तो इसका मतलब आपका फाइनल वैल्यू k का क्या होगा 6 होगा। ठीक है, अगर बच्चों आप क्या करते, यहाँ पे 3/k को इसके इक्वल रखते, 3/k को इसके इक्वल रखते तो आपका वैल्यू है ना 0 और 6 आता। तो 0 और 6 और इधर से क्या निकल के आया +-6, तो सेम वैल्यू कौन सा आ रहा है 6 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेरा एक बार आया +-6 और इधर आ रहा है 6 और 6, तो दोनों से सेम क्या निकल के आ रहा है 6। तो मतलब फाइनल आंसर आपका क्या है, ठीक है 6। फाइनली k इज इक्वल टू 6 फॉर infinitely many solution for the given इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशंस है उनके अंदर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ रही है 6। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे एग्जाम्पल ख़त्म होते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 3.5 के सारे। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो उसके अंदर हम एक्सरसाइज 3.5 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी है, तो हो सकता है पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना पड़े, कुछ क्वेश्चंस पहले करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम बाद में कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो 3.5 का कोशिश करूँगा छोटा वीडियो बने और शॉर्ट में अच्छा एक्सप्लेनेशन हो, लेकिन बड़ा एक्सरसाइज है तो पार्ट में तो डिवाइड होगा। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।